हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने धातु पोषण का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, धातुओं के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में धातु पोषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक एक धातु, पहले पोषण पढ़ लेंगे, किस तरीके से धातु बनती है एक एक धातु, रस से रक्त मांस किस तरीके से बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी चीज़ को आगे चल के डिटेल में एक एक धातु, जैसे रस को पढ़ेंगे, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, सारी धातुओं को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उपधातु को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला है धातु पोषण, नरिशमेंट ऑफ धातु। तो पुष्यन्ते टू आहार, आहार रस, आहार रस, आद्र रस, रुधिर मास, मेदो मास, अस्थि, शुक्र, जो अंशी। ठीक है, आहार रस से रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु एवं अस्थि धातु एवं शुक्र धातु तथा ओज का पोषण होता है, शुक्र ओजसी। तो इन्होंने यहाँ पर कहने का मतलब है रस, मतलब पहले आहार रस होता है, आहार रस से रस धातु बनती है, फिर रस धातु से रक्त धातु, फिर रक्त धातु से मांस धातु, मांस से फिर मेद धातु, और मेद धातु से अस्थि धातु, अस्थि धातु से शुक्र धातु तथा ओज धातु का पोषण होता है। धात्वे ही धातु धरा प्रकृतिम अनुवर्तनते। इसका मतलब क्या, शारीरिक धातुएं शारीरिक धातुओं का ही आहार करती हैं, प्रकृति का अनुवर्तन करती है, अर्थात अपनी साम्यावस्था में बनी रहती हैं। आहार रस से सप्त धातु पोषण, मतलब आहार रस अगर तो जैसे तुम जो देखो सिंपल, अगर मॉडर्न बेसिक अगर कोरिलेट करके दिखाएं, हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं उसी के सहारे हमारे बॉडी के सारे सेल्स बनते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर उस ग्लूकोज को हम लोग आहार रस मान सकते हैं, अगर आयुर्वेद में मान सकते हैं, होता है या नहीं होता एग्जैक्टली नहीं पता, मान सकते हैं। जैसे उसी आहार रस को हम लोग क्या मान सकते हैं, ग्लूकोज मान सकते हैं। ग्लूकोज अगर ग्लूकोज हम लोग, मतलब मान लो हम लोगों ने फूड लेना बंद कर दिया, ग्लूकोज लेना बंद कर दिया, तो ग्लूकोज लेने के बाद एक समय क्या है कि सेल नेक्रोसिस होगी और धीरे धीरे सेल्स डैमेज हो जाएंगे। सेल डैमेज होने के बाद ऑर्गन डैमेज होंगे, ऑर्गन के बाद बॉडी सिस्टम डैमेज होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार से आहार रस है। अगर आहार रस नहीं लेंगे तो रस से फिर रक्त धातु नहीं बनेगी, आहार रस से रक्त धातु नहीं बनेगी, रक्त धातु से रक्त के बाद मांस नहीं बनेगी, फिर मांस से मेद नहीं बनेगी, अस्थि नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगी और शुक्र नहीं बनेगी। इसी प्रकार से उत्तरोक्त धातुओं का क्षय हो जाएगा, अंत में ओज का क्षय होने से आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। पंचभौतिक षड्रस चतुर्विद एवं 20 गुणों से युक्त आहार जब जठराग्नि की क्रिया होती है तब उत्पन्न सार अंश को आहार रस की संज्ञा प्रदान किया जाती है। इस पर जब भूताग्नि की क्रिया होती है तब अपनी अपनी भूताग्नि द्वारा स्व आहार अंश पर क्रिया होकर वह सार भाग शरीर के लिए सातवें एवं सजातीय हो जाता है। इस आहार रस में अब शरीर के विभिन्न धातुओं एवं अवयवों के पोषण करने की क्षमता आ जाती। इसी आहार रस में पर अब रसादि धातुअग्नि की क्रिया होती है। पहले इसमें क्या होती है, पहले इसमें जो पंच महाभौतिक, मतलब पहले जठराग्नि काम करती है, फिर हमारी भूताग्नि काम करती है। भूताग्नि क्या करती है, पंच महाभौतिक को उसी के अनुसार अलग अलग तोड़ के रखेगी। ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, पहले क्या होता है, पहले हमारा मेन एंजाइम्स काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम, वो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन से मतलब छोटे मोटे में तोड़ दिया। ठीक है, फिर उन चीज़ों को भी तोड़ने के लिए फिर अलग, मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड्स में तोड़ने के लिए, जैसे मान लो आया ऊपर से आया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को पहले एंजाइम्स ने तोड़ा, तो पहले किसने तोड़ दिया, मान लो पहले हो गई हमारी जठराग्नि, तो उसने किसमें तोड़ दिया, उसने उसे तोड़ दिया पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स में तोड़ दिया। फिर हमारे पे आई भूताग्नि, मान लेते हैं भूताग्नि को, अगर मॉडर्न को रिलेशन समझे तो भूताग्नि को हम लोग समझ सकते हैं उससे अदर एंजाइम्स, जैसे डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, तो ये क्या करेंगी, उसे मोनोसैकेराइड्स में तोड़ेंगे, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फिर ये ग्लूकोज हमारे सेल से द्वारा एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन अब अगर डाइसैकेराइड्स हो गए, ग्लिसरॉल वगैरह, ये थोड़ी ना हमारे सेल से एब्जॉर्ब हो सकते, मतलब सेल के लिए कंपेटेबल बनाने के लिए, मतलब भूताग्नि को हम लोग समझ सकते हैं जैसे डाइसैकेराइड्स एंजाइम्स, पॉलीसैकेराइडेस एंजाइम्स, तो ये क्या करती हैं, इन्हें तोड़ के मोनोसैकेराइड्स में बदलती हैं। ठीक है, इसके बाद इस आहार रस में अब शरीर की विभिन्न धातुओं एवं अवयवों के पोषण करने की क्षमता आ जाती है। इसी आहार रस में अब रसाती धातुअग्नि की क्रिया होती है। सब ठीक है, यहाँ पर आचार्यों ने क्या कहा है, पहले पंच महाभौतिक मतलब पंच महाभूताग्नि काम करेंगी, फिर क्या करेंगे, फिर आहार रस पर हमारी विभिन्न धातुअग्नि काम करेंगी। पहले पंच महाभौतिक करती हैं, फिर धातुअग्नि अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, सप्तभिदेः धातु धातवे द्विविधा पुनः तथा स्वभाव अग्नि पाकायंती किट्ट प्रसादवत, यानी कि देह के धारक रसादि सप्त धातुएं अपनी अपनी धातुअग्नि द्वारा दो प्रकार के पाक को प्राप्त होती हैं, जैसे किट्ट भाग और प्रसाद भाग। इसी प्रसाद रूपी सार भाग से उत्तरोक्त धातु का पोषण में निर्माण होता है। देखो, जब भी कोई चीज़, जैसे हम भी कोई चीज़ पचाते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं,
हम लोग जो खाना खाते हैं उससे दो चीज़ें बनती है, एक सार भाग होता है, एक किट्ट भाग होता है। सार भाग क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और बाकी चीज़ें होंगी, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स वगैरह हो गए। बाकी जो किट्ट भाग होता है, जो किट्ट भाग जो होता है वो शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उससे किट्ट भाग निकलेगा। किट्ट भाग जो क्या हो गया, हमारे जैसे पानी का अगर कोई गंदा पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया तो मूत्र मार्ग से निकल जाता है। और अगर कोई किट्ट भाग जो हम लोग खाना खाए हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट, फाइबर्स वगैरह जो नहीं डाइजेस्ट हो सकते, उन्हें किट्ट भाग कह सकते हैं। तो वो हमारे शरीर से रेक्टल रूट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग किट्ट भाग कहा गया। प्रसाद भाग क्या, जो मतलब यूजफुल है हमारे लिए, उसे प्रसाद भाग कहा गया। इसी प्रसाद रूपी सार भाग से उत्तरोक्त धातुओं का पोषण और निर्माण होता है। धातु पोषण क्रम, ये तो पहले ही आपको श्लोक सुना। प्रसाद रक्तम ततो मासा मदान में स्ततो अस्थि चा अस्तिनो मजा तथा शुक्रम शुक्रादि गर्भ प्रजायते। तो आप चरक वाला ये वाला श्लोक याद कर लीजिए तो याद रहेगा, ठीक है। चाहो तो आप अष्टांग हृदय वाला भी याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रसाद रक्तम ततो मासा मसान मेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा शुक्राति तू जायते, चाहे तो ये याद कर लीजिए। या फिर आप षडंग का प्रसाद रक्तम ततो मासा मसान मेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जाम शुक्र संभवा। तो कोई भी आप एक याद करना चाहें याद कर सकते हैं, वो हर जगह लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी धातु पोषण से रिलेटेड कुछ आए, धातु से रिलेटेड कुछ आए, तो वो एक श्लोक आप कोई भी जो ऊपर से आपको पहले लेक्चर में कई बार उस श्लोक को रिपोर्ट किया है, कोई भी आप एक आचार्य का याद कर सकते हैं, ठीक है। धातुओं के पोषण में संबंध सभी आचार्यों ने रस, धातुओं की उत्पत्ति एवं पोषण क्रमबद्ध बताया है। अर्थात क्रम से रस से रक्त धातु का, रक्त से मांस धातु का, मांस से मेद धातु का तथा मेद से अस्थि धातु का, अस्थि धातु से मज्जा धातु का, मज्जा धातु से शुक्र धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। अब धातु पोषण काल के बारे में, सा खलु त्रीणी काला सहस्त्राणी पंचदशा च काला एका अस्मिन् धातुवा तिष्ठन्ते एवं मासेन रसा शुक्रम भवति स्त्रीणाम च आर्तवम। अन्य रस प्रत्येक धातु में 3014 कला ठहरता है और इस प्रकार एक मास में पुरुष में रस से शुक्र तथा स्त्रियों में आर्तव बनता है। इन्होंने कहा 1 महीना लगता है हमारे ग्लूकोज को, मतलब पूरी एनर्जी, देखो जो भी धातु बनने हैं उस पूरे मतलब रस से शुक्र बनने में, जो हमने आहार रस खाया उससे शुक्र बनने में 1 महीना लगता है, ठीक है। और एक धातु कितने दिनों तक ठहरती है, 3014 कला तक ठहरता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक कोई प्रूव नहीं है, आयुर्वेद में आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में पूछे कितने कला तक ठहरता है, और ये तो नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि कितने मास में रस से शुक्र धातु बन जाती है, ठीक है। धातु पोषण न्याय के कई आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार बताया है कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। आहार रस से शरीर की धातुओं का निर्माण तथा पोषण के संबंध में मुख्य रूप से 3 मत प्रचलित हैं, क्षीरदधी न्याय, केदारी कुलिया न्याय और खले कपोर न्याय। तो क्षीरदधी न्याय को पढ़ेंगे। तो क्षीरदधी न्याय को अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें, थ्योरी ऑफ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्षीरदधी न्याय का मतलब क्षीर मतलब दूध, दधी मतलब दही। जिस प्रकार देखो दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार हमारी जो धातुएं हैं, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर ये कहा गया कि रस जो जितनी रस धातु है पूरी रक्त धातु में चेंज हो जाएगी, रक्त धातु की फिर रक्त से मांस में चेंज हो जाएगी, मांस से फिर मेद में चेंज हो जाएगी पूरी। तो इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये आता है अगर रस से पूरी तरीके से रक्त में बदल गई। लास्ट में तो सिर्फ अगर आदमी 1 महीना व्रत रहता है, मान लो आदमी 1 महीना उपवास कर रहा है, अनशन कर रहा है, तो 1 महीने के बाद सिर्फ उसके अंदर शुक्र धातु रह जानी चाहिए। सिर्फ शुक्र धातु क्यों नहीं रह जाता सॉरी बच्चों, इसका मतलब ये होना चाहिए कि 1 माह लगता है शुक्र धातु बनने में, यानी कि इस पूरी रस धातु जो है हमारे शरीर में, अगर कोई अनशन में बैठा हो, मतलब कोई ग्लूकोज वगैरह नहीं ले रहा, कोई भी फूड नहीं ले रहा है, तो 1 महीने में सिर्फ उसके शरीर में शुक्र धातु रह जानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता, सिर्फ शुक्र धातु का, बाकी शरीर में भी धातुएँ रहती हैं, यानी पूरा शरीर खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ शुक्र होना चाहिए शरीर में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस मतलब आपको ये पढ़ना तो है, लेकिन इसका ये कॉन्ट्राइंडिकेशन कई आचार्यों ने दिया है। फिर उसके बाद केदारी कुलिया ने आया है, खले कपोर ने आया है, ठीक है। तो उसको फिर पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्षीरदधी न्याय को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसका क्या लिमिटेशंस है, किस तरीके आचार्यों ने इसका खंडन किस प्रकार किया, वो आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन क्षीरदधी न्याय आपको पढ़ना पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ इसके चीज़ें हैं, जैसे सभी आचार्यों ने माना है रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र बनती है, तो वो उसको ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इस मत के अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार आहार रस धातु में, रक्त धातु में, मांस धातु में
और मांस धातु मेद धातु में तथा मेद धातु अस्थि धातु में, अस्थि धातु मज्जा धातु में और मज्जा धातु शुक्र में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस पक्ष को क्षीरदधि के उदाहरण से समझाया गया, इसलिए इस न्याय को क्षीरदधि न्याय कहा जाता है। पूर्व रस से उत्तर रक्त धातु का निर्माण होता है तथा इसी क्रम से रस से शुक्र धातु का निर्माण होता है। इसे क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो इसके ये जो काले पेन से लिखा, काले मतलब आधा से अंडरलाइन किया है, क्रम परिणाम पक्ष के नाम से भी आपके पेपर में आ सकता है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले बता रखा है क्रम परिणाम पक्ष मतलब क्षीरदधि न्याय। क्रम परिणाम पक्ष, क्रम माने क्रम से, परिणाम मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो जाए, और पक्ष मतलब क्षीरदधि न्याय का दूसरा नाम क्रम परिणाम पक्ष भी है। ठीक है, पूर्वोत्तर उत्तर धातु की सर्वात्मा परिणत होती है, इसलिए इसे सर्वात्म परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। या तो क्रम परिणाम पक्ष से पूछे या सर्वात्म परिणाम पक्ष से पूछे, तभी आप यही लेके आएंगे। नॉर्मली घुमा के पूछता नहीं है पेपरों में। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया तब भी आप लिख पाएंगे। ठीक है, चरक संहिता की टीका करते हुए क्रम परिणाम पक्ष के संबंध में आचार्य चक्रपाणि ने कहा है, यदि हम इस मत को स्वीकार लें कि प्रत्येक पूर्व धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाती है, इसी चीज़ को मैं समझा रहा था पहले आपको, तब यह मानना पड़ेगा कि 3-4 दिवस के अनशन के पश्चात शरीर में रस धातु के अभाव से रक्त धातु का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार 1 माह अन्न सेवन न करने से शरीर में केवल शुक्र धातु ही रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। अतः यह पक्ष असिद्ध है। उस मतलब ये जो शंका हुई थी चक्रपाणि को, इस शंका का समाधान किया है आचार्य डल्हन ने। ये शंका का समाधान करते हुए आचार्य डल्हन ने किया रसादि धातु अग्नि के पाकोपरांत स्थूल सूक्ष्म एवं मल 3 भागों में विभाजित होते हैं। स्थूल भाग से उस धातु का निर्माण तथा पोषण होता है, मल भाग से उस धातु का मल बनता है और सूक्ष्म भाग से उपधातु का निर्माण और पोषण होता है तथा उस धातु के सधर्मी अंश निर्माण अंश बना रहता है, उस धातु का निर्माण होता रहता है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा चेंज होता है, जो भी धातु होती है वो 3 भाग में बदल जाती है। एक तो खुद को मेंटेन करेगी, ठीक है, होमोस्टेसिस मेंटेन करेगी। एक जो होगी दूसरी धातु को होमोस्टेसिस मेंटेन करेगी, साथ में अगली धातु बनाएगी। और जो इसकी अगली वाली होगी वो मल भाग में चली जाएगी और वो उपधातु का निर्माण करेगी। रस धातु से शुक्र धातु पर्यंत धातु निर्माण प्रक्रिया क्रम से चलता रहता है और इस प्रकार है। ठीक है,